अशोक जी, ये एक ऐसा मसला है, जैसा दोनों वक्ताओं ने भी बताया, ये पूरी डेमोक्रेसी की का सवाल है। ये सवाल केवल और फंडिंग का सवाल पूरे सिस्टम से है, पूरे करप्शन से जुड़ा हुआ है। जो सरकार ये कहती आई थी कि हम करप्शन दूर करेंगे, करप्शन के काले धन की बात की जाती थी, तमाम वो सब सारी चीजें तो भूल गई है, सरकार भी भूल गई है, मुझे लगता है देश भी भूल चुका है उन सारे सवालों को, उन तमाम वादों को। लेकिन ये जो मसला है, ये एक लोकतंत्र को खत्म करने पर कि आप धन के स्रोत को अपनी तरफ मोड़ लें, बाकी विपक्षी दलों को उससे महरूम कर दें, और फिर तबीयत से खर्च करके इतना चुनाव को महंगा बना दें कि आप तो खुद जमकर लड़ सकते हैं, बाकी वैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएं, और जिनके पास थोड़ा बचा भी हो वहां आईडी इनकम टैक्स भेजकर उसको भी जब्त कर लें। देखिए मुकेश जी, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो खास ये है कि जनरली हमने भाजपा की इसके पहले की रणनीति देखी, वो अपनी लाइन बड़ी करते थे और विपक्ष के सामने बड़ा होने का प्रयास करते थे। नरेंद्र मोदी जी की जब से गुजरात गए तब से लेके आज तक 2000 मतलब इस क्षण तक उनका मेजर पॉलिसी जो है वो ये है कि अपना छोड़ दीजिए, विपक्ष को कहां काट सकते हैं, उनकी लाइफलाइन कहां बंद कर सकते हैं, उन्हें कहां आप पकड़ के परेशान कर सकते हैं ताकि वो कंपटीशन में आपके सामने आए ही नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि उनका डिलीवरी सिस्टम, चाहे गुजरात हो, चाहे इंडिया हो, भारत हो, केंद्र सरकार हो, हर जगह उनका डिलीवरी सिस्टम जीरो रहा है। इसलिए वो नयाचार लगातार नए नए शगुफे लोगों देश के सामने देते, नई नई आइडियाज लोगों के सामने देते, पुराना याद नहीं आए इसलिए नए कुछ बड़े चीजें ला के देते, और उसके भरोसे ये अपनी सत्ता चला। अब देखिए, ये बेसिकली जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तब उन्होंने दो बातें कही थी। सबसे पहली बात ये नहीं कही थी कि मैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाऊंगा, उनके भाषण में सबसे पहली बात ये थी कि कारपोरेट्स पे जो एक कैप था फंडिंग का, वो ये था कि आपके 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालकर 7.5% ही आप इलेक्ट्रल फंडिंग कर सकते हो। ये एक कैप था, सबसे पहले उन्होंने वो कैप हटाया। अब चाहे आप 100% प्रॉफिट भी दे दो तो कोई पूछने वाला नहीं। पॉइंट नंबर 1, वो उन्होंने सुविधा अपने लिए की। लेकिन इसका ये पैसा आने का गेटवे क्या हो सकता है? गेटवे बनाया उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। अब उन्होंने कहा कि ये आम आदमी भी इसमें फंडिंग कर सकता है, इसलिए वो 10,000 से शुरू हो गया। 10,000 के बाद फिर 1,000 से शुरू हुआ, फिर 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। लेकिन यदि आप 2018 से लेकर 2022 तक के आंकड़े देखें तो 90% फंडिंग ये 1 करोड़ वाले ब्लॉक में हुआ है। इसका मतलब ये फंडिंग आम आदमी नहीं, सिर्फ कारपोरेट दे रहा है। दूसरी बात, ये सिर्फ एसबीआई की सिलेक्टेड ब्रांचेस ही समय समय पे इसको ओपन करेंगे। जैसा कि अभी सर ने कहा कि वो सिर्फ एक राज्य के लिए था, फिर धीरे धीरे कर दिया। अभी तक 19 बार, 2022 तक के 19 बार ये बॉन्ड बेचे गए। 19 बार जो बॉन्ड बेचे गए उसमें 2018, 19, 20, 21, 22 ये जो आंकड़ा है, तो 22 साल का आंकड़ा मेरे पास है। 9,208 करोड़ के बॉन्ड बेचे गए, उनमें से 9,187.55 करोड़ के बॉन्ड कैश हुए, और ये विद इन 15 दिन के अंदर आपको कैश करने होते हैं। जो बॉन्ड 2022 तक बिके हैं उसमें से 75% बॉन्ड भाजपा ने कैश किए। इसका मतलब भाजपा के पास गए 25 में पारे देश के रीजनल पार्टी से। अब इसमें जो सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्शनेबल जो इशू है, बाकी तो जो उन्होंने टेक्निकल ऑब्जेक्शंस है वो तो ठीक है, ऑब्जेक्शनल इशू है कि ये बॉन्ड बेचेगी कौन? एसबीआई बेचेगी। सिर्फ एसबीआई के पास ये इंफॉर्मेशन है किसने बॉन्ड खरीदे और किसको दिए। यदि एसबीआई के पास एक इंफॉर्मेशन है, एसबीआई का एक्सेस किसी भी विपक्षी दल को नहीं हो सकता, विरोधी दल को नहीं हो सकता, क्योंकि एसबीआई सरकारी बैंक है। सरकार बहुत अच्छी तरह से इसको ट्रैक कर सकते हैं किसने कितना करोड़ का लिया, और भले ही उसमें ये नहीं पता पड़े किसको दिया, लेकिन ये तो समझ में आता है बीजेपी को कि इस उद्योगपति ने सपोज 200 करोड़ के बॉन्ड लिए, उसमें से तो मुझे 150 करोड़ दिए, तो इसका मतलब 50 करोड़ इसने किसी और को दिए।
तो आपने बेसिकली विपक्षियों का फंडिंग का सोर्स जानने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए। अब मामला यहां खत्म नहीं होता। जैसे आपको पता पड़ेगा कि एबीसी कंपनी ने कांग्रेस को पेमेंट किया है, बॉन्ड दिए, फिर वो एबीसी कंपनी को ईडी का तकलीफ चालू हो जाएगी। बैंक उनको जरा लगातार नोटिस देंगी कि आपने लोन दिया है, तुरंत रिपे कीजिए। वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाए लोन का, उसका वो होगा नहीं। वो एनपीए में जाना चाहेंगे, उनको एनपीए जाने नहीं देंगे। उनको लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसकी हरास करेगी। और वो हरासमेंट इसलिए है क्योंकि आप जो गए हैं, आपने 50 करोड़ के बॉन्ड क्यों दिए कांग्रेस को? एक मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई? इसमें ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल बीजेपी के लिए है। बीजेपी के लिए ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि किसने कितना पैसे का बॉन्ड खरीदा और किसको दिया। ब्लाइंड तो सारा देश का बाकी राजनीतिक सिस्टम है। तो ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये तो ब्लॉकेज है। इसीलिए 75% ऑफ द टोटल बॉन्ड बीन परचेज्ड टिल 2022 हैव गॉन टू बीजेपी एंड 25% देश की सारी रीजनल पार्टीज, सारी बड़ी पार्टीज में बटा है। और मुझे तो लगता है इस 25% में से करीब करीब 10-12-15% तो उनमें गया होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कुरैशी साहब बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ फंड साइफनिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी जाती है। हाल ही में अभी कुछ रेड्स हुई है जिसमें जो कंपनी झोपड़पट्टी में ऑफिस है और करोड़ों रुपए मिले उनके अकाउंट में, वो ब्लैक का व्हाइट पैस करने का एक तरीका है। दूसरी बात जो इन्होंने ये कहा था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को कोई 20 करोड़ तक का 20,000 तक का कैश दे सकता है, क्योंकि ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है ये तो हमेशा चेक या बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट से, वो कैश से नहीं होगा। तो वो कैश से नहीं होगा, यही आप एक ट्रांसपेरेंसी बता रहे हो। लेकिन कौन देगा, क्यों देगा, किस लिए देगा, ये सारा आपके पास हिसाब होगा और किसी के पास नहीं। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपके लिए है, विपक्ष इसमें ब्लाइंड है। रही पॉलिटिकल पार्टीज को जो 20,000 रुपए तक का डोनेशन कैश से अलाउ था, वो उन्होंने 2,000 किया। तो आप ये पूरी ट्रेल समझिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का कैश का डोनेशन आपने कर्टेल किया, 10% पे ले आए। 20,000 में कोई कैश देता था, अब 2,000 से ज्यादा दे नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1। कारपोरेट सेक्टर पे जो 7.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ एग्रीगेटेड प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट के एवरेज को देखते हुए 7.5% ही दे सकते थे, वो आपने पूरा का पूरा कैप उठा दिया। मतलब शेल कंपनीज पैदा हो सकती है, वो नकली प्रॉफिट दिखा सकती है और नकली प्रॉफिट दिखा के बहुत सारा पैसा वो ट्रांसफर कर सकती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपना फंडिंग बढ़ाने के लिए ये काम किया और उसकी परिणति ये है, ये आरोप नहीं है, परिणति ये है कि 75% ऑफ द बॉन्डिंग फंडिंग हैज गॉन टू बीजेपी। और उसके बाद ये चुनाव 2014 से कैसे महंगे होते आ रहे हैं और बाकी चुनाव कैसे तकलीफ में है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारा आपके सामने कच्चा चिट्ठा है। इसलिए ये एक पॉलिटिकल पार्टी की मुंह थी विपक्ष को खत्म करने के लिए और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। तो ये बाकी सब ढकोसला है, ये जब ये बोलने की ये हवाबाजी है कि हम ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो सवाल हम उठा रहे हैं, इस सवालों के जवाब बीजेपी के किसी भी नेता के पास नहीं। जेटली जी तो अभी स्वर्गवास हुआ है, लेकिन वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर भी इस पे जवाब नहीं दे पाएगी। अब सारी कोर्ट पे ये थी, लेकिन कोर्ट में भी तारीख पे तारीख होगी। और जब तक मुझे लगता है कि ललित साहब है, तब ये 23 तारीख का तो जैसा उन्होंने कहा कि कंप्यूटर जनरेटेड है, हमने बीजेपी शिवसेना के वो शिवसेना महाराष्ट्र के झगड़े में भी देखा था। उनको 11 तारीख दी थी, वो लिस्टिंग ही नहीं आई थी। जब सुबह मेंशन किया गया तो फिर 18 दी, 18 से आगे 23 हुई और अल्टीमेटली वो मसला अब ऐसा लंबा चला गया। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के बेटे जब मुख्यमंत्री बनने के लायक हो जाएंगे, तब जाके डिसीजन होगा कि एकनाथ शिंदे ने सही किया था या गलत किया। और उसके बाद हमारे सारे जजेस रिटायर्ड होने के बाद, मतलब शर्मसार बात है, सारे जजेस रिटायर्ड होने के बाद इस बात को मानते हैं कि विलंब बहुत होता है। अरे भाई, विलंब होता है तो तुमने क्या किया? तुम सिर्फ क्या चीफ जस्टिस का तगमा लगा के घूमते रहे क्या? आपको जो प्रॉब्लम मालूम है, यदि उस प्रॉब्लम का आप निदान नहीं करते हो तो फिर आप उस प्रॉब्लम का हिस्सा हो, आप क्रिएटर ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आप कहते हो कि यार वो समस्या जो है बहुत गंभीर थी, तो फिर आपने क्या किया भाई? एक जज मुझे दिखाइए जिसने कुछ इसका प्रयास किया हो। सिर्फ हवाबाजी। हमारे जज भी अभी नेता बन गए हैं, हेडलाइन चाहते हैं अखबारों में और सुबह से शाम तक टेलीविजन में कि साहब ने ऐसा बोला, एक नई परिणति है, वो दूध के धुले है और साहब बिल्कुल प्रामाणिकता से कोई रख रहे हैं। साहब ये सब तब कहते हैं जब साहब रिटायर्ड हो जाते हैं।
साहब जब सत्ता में रहते हैं तो साहब के कान पे जू नहीं रेंगती, वो भी तारीख पे तारीख देते हैं। यही हाल होता है। बिल्कुल, उनका दोहरा रवैया तो जब वो कुर्सी पर रहते हैं तब भी देखा गया है कि आप किसी सभा सेमिनार में कुछ कह रहे होते हैं और फैसले की इबारतें आप कुछ और लिख रहे होते हैं।